नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में अलग-अलग ऑप्शंस को हमने डिटेल में समझा है। हमने शेप्स के साथ काम करना, पिक्चर्स के साथ काम करना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के साथ काम करना सीखा है। इस लेक्चर में हम 3D मॉडल्स को डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर लेंथी होगा, लेकिन इसमें आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में 3D मॉडल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये 3D मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं और अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को 0 से 360 डिग्रीज तक किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, यानी हर तरह से उसकी रोटेशन पॉसिबल है। हर एक एंगल से, हर एक साइड से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है और उसी को 3D मॉडल बोला जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में अगर आप 3D मॉडल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इस इलस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर हमें ये आइकन दिखाई पड़ता है और इस आइकन का नाम 3D मॉडल्स है। इंसर्ट ए 3D मॉडल सो यू कैन रोटेट इट एंड सी ऑल एंगल्स। यहाँ पर 3D मॉडल को इंसर्ट करें और उसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल में। जैसे हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में पिक्चर्स को इंसर्ट करते थे, तो पिक्चर्स को इंसर्ट करते टाइम हम उन पिक्चर को या तो अपने पीसी में अगर हमारे पास कोई पिक्चर सेव है तो वहाँ से, यानी कि फ्रॉम ए फाइल इंसर्ट कर सकते थे, या फिर हमें ऑनलाइन पिक्चर्स को इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो यहाँ लिखा है फ्रॉम ए फाइल। यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन पिक्चर्स। जिस तरह से पिक्चर्स को ऑनलाइन भी इंसर्ट किया जा सकता है और पिक्चर्स को फ्रॉम ए फाइल भी है, यानी आपके पीसी में पिक्चर सेव है उसको इंसर्ट करना है, वो भी किया जा सकता है। इसी तरह से 3D मॉडल के केस में भी आप अपने 3D मॉडल्स को अपने पीसी से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपके पीसी में आपने किसी फाइल में 3D मॉडल्स को सेव करके रखा है तो उन्हें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट से भी आप 3D मॉडल्स को उठाकर अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे और इस एरो के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन वही हैं जो पिक्चर के केस में भी आपको मिलती हैं, फ्रॉम ए फाइल एंड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। 3D मॉडल को इंसर्ट करने से पहले मैं इसकी एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन होती है .glb, इसके अलावा .fbx, .obj, ये भी इसकी एक्सटेंशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो है वो .glb है। तो मेरे पास जो मॉडल्स पड़े हुए हैं मेरे पीसी में वो भी .glb एक्सटेंशन के ही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसी ऑनलाइन सोर्स से 3D मॉडल्स को उठाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन 3D मॉडल्स। आपको जैसे भी ऑनलाइन 3D मॉडल्स चाहिए उनको आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्नीचर के ऑनलाइन मॉडल्स चाहिए तो आप यहाँ पर फर्नीचर लिख देंगे, एनिमल्स के चाहिए तो यहाँ पर एनिमल्स लिख देंगे, एजुकेशन रिलेटेड चाहिए तो एजुकेशन लिख देंगे, केमिस्ट्री के चाहिए तो केमिस्ट्री लिख देंगे, एनिमेटेड या 3D मॉडल्स आपको अगर टॉयज़ के चाहिए तो आप यहाँ पर टॉयज़ लिख देंगे। वो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें से हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3D मॉडल्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तीन जो फर्स्ट कैटेगरी दिखाई हैं, यहाँ पर आपको एक भागता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आप अगर इनको इंसर्ट करेंगे तो ये नॉर्मल 3D मॉडल्स नहीं है, ये एनिमेटेड 3D मॉडल्स हैं। आप नॉर्मल 3D मॉडल भी इंसर्ट कर सकते हैं और एनिमेटेड 3D मॉडल भी इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल 3D मॉडल और एनिमेटेड 3D मॉडल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एनिमेटेड 3D मॉडल्स में आपको मूवमेंट दिखाई पड़ती है, लेकिन नॉर्मल 3D मॉडल में आपको किसी भी तरह की कोई मूवमेंट जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। एमएस एक्सेल की इस वर्कशीट में आप चाहें तो आप एनिमेटेड मॉडल्स को, 3D मॉडल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एमएस ऑफिस 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो 3D मॉडल्स जो एनिमेटेड हैं वो इंसर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन उनमें आपको मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्चुअल अच्छे से
एनिमेटेड 3D मॉडल्स को इंसर्ट करके व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको MS ऑफिस 365 का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर केवल आपको इंसर्ट तो हो जाएंगे लेकिन आपको मूवमेंट शो नहीं होगी, वो एक नॉर्मल 3D मॉडल की तरह ही एक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से किसी 3D मॉडल को चूज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एनिमल्स हैं, क्लोथिंग है, फर्नीचर है, टॉयज है, स्टिकर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, 3D शेप्स हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से अवतार्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं किसी अवतार को चूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको चूज कर लिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंसर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1 इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ एक मॉडल को ही इंसर्ट किया है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंसर्ट करने के लिए। चलिए, इसने ये इंसर्ट कर दिया है। दिस इज योर 3D मॉडल। ये जो 3D मॉडल यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहें तो जैसे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साइज को आप हाइट और विड्थ को बढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे इन सर्कल्स के ऊपर, ये जो स्मॉल सर्कल्स देख रहे हैं, और आप इसको ड्रैग कर देंगे। राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इसकी विड्थ को बढ़ा देगा। ठीक है, हाइट को बढ़ाने के लिए इसको आप नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये एक दिखाई दे रहा है सिंबल। ये सिंबल होता है रोटेट करने का। ये देखिए रोटेट कर रहा हूँ मैं इसको, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस किया और जहाँ पर रोटेट करना है हमने इसको रोटेट कर दिया। लेकिन ये तो 2D में रोटेट हो रहा है, मैं इसको 3D में रोटेट करना चाहता हूँ। तो 3D में रोटेट करने के लिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर रोटेशन की एरोस दिखाई दे रही हैं। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो माउस के कर्सर की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और देखिए आप इसको जिस तरफ मर्जी मूव करें ये पूरा प्रॉपर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे मर्जी इसको आप मूव करते रहें। सो दिस इज दी 3D मॉडल। तो इस तरह से हम 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज़ रखा। उसके बाद जब भी हम 3D मॉडल को इंसर्ट करते हैं, याद रखें कि हमें यहाँ पर एक टैब मिलती है जो कि एक कॉन्टेक्चुअल टैब है जिसका नाम है फॉर्मेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे। हम इन ग्रुप्स को भी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है एडजस्ट और उसके अंदर हमें दो ऑप्शन मिलती हैं, 3D मॉडल्स एंड रीसेट 3D मॉडल्स। ये जो 3D मॉडल्स है, अगर आप यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए फाइल भी और फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज भी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है रीसेट 3D मॉडल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका 3D मॉडल रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा ही हो जाएगा। मैंने इसको रोटेट नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा किया इसने। चलिए इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गई, रीसेट 3D मॉडल या रीसेट 3D मॉडल एंड साइज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसको रीसेट कर देगा। ये देखिए अब ये प्रॉपर आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं होता, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलती हैं, लेकिन साइज तो बड़ा है ना, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज थोड़ी मिला था। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रीसेट 3D मॉडल एंड साइज पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इसने इसके साइज को भी नॉर्मल कर दिया। मान लीजिए इसको हमने रोटेट किया हुआ है और इसके साइज दोनों को बढ़ाया हुआ है, फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको रीसेट 3D मॉडल एंड साइज पर क्लिक करना है। तो ये जो है उसकी रोटेशन को भी कैंसिल कर देगा, साथ ही साथ उसके साइज को भी नॉर्मल कर देगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसको अलग अलग एंगल्स पर रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलग अलग व्यूज़ देखना चाहते हैं, रोटेशन से हमें व्यूज़ ही तो देखने हैं, तो बिना रोटेट किए आपको यहाँ पर सभी व्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो है ये तो डिफ़ॉल्ट व्यू है, यहाँ पर आएंगे तो ये लेफ़्ट व्यू है, ये यहाँ पर टॉप व्यू है। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये बैक व्यू है, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये राइट व्यू है, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो बिलो बैक है, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो अबव राइट है, यहाँ पर अब अगर हम आएंगे तो ये बिलो राइट है। तो यहाँ पर अलग अलग व्यूज़ हैं, आपको जो व्यू चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस व्यू को चूज़ कर सकते हैं। अब हम MS एक्सेल की इस वर्कशीट में एक और 3D मॉडल इंसर्ट करते हैं और इस बार जो हम 3D मॉडल इंसर्ट करेंगे वो अपने ही PC में पड़ी हुई 3D मॉडल की फाइल को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हम ऑनलाइन सोर्सेज से इस बार 3D मॉडल को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप इस इलस्ट्रेशंस ग्रुप में यहाँ पर 3D मॉडल के पास ये जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल पर से क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर मेरे पास यहाँ पर ये दो 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं, इनमें से मैं इस 3D मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने 3D मॉडल इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये
बॉक्स आ गया है और ये इसको इंसर्ट कर देगा। अब ये 3D मॉडल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, ये कार का मॉडल है। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको एरोज़ दिखाई दे रही हैं, ये एरोज़ इसकी रोटेशन के लिए हैं। आप किसी भी एंगल पर चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट टैब है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दें और रीसेट 3D मॉडल एंड साइज़ पर एक बार फिर से क्लिक करें। यहाँ पर इसके अलग अलग व्यूज़ दिखाए गए हैं, आपको इसे जिस भी व्यू में देखना है आप उस व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो व्यू आपके सामने आ जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं एक बार फिर से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट 3D मॉडल की ये पेन ओपन हो जाएगी। वैसे आप इस पेन को पहचानते हैं, ये वही पेन है जिसमें शेप्स और पिक्चर्स के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट्स हमने अप्लाई करने हैं तब फॉर्मेट पिक्चर या फॉर्मेट शेप लिखा हुआ आता है। और ये देखिए यहाँ पर है फिल और लाइन, इससे आप फैमिलियर हैं, ये शेप्स के केस में हमने की थी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये शेप या पिक्चर के ऊपर अगर आप कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं, ये वो सभी इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने पिक्चर की या शेप की साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ डिटेल में समझी थी, ये वही है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पे आ रहा हूँ जिसका नाम है 3D मॉडल। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, एक है मॉडल रोटेशन और दूसरा है कैमरा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये प्रीसेट लिखा है, ये जो प्रीसेट है अगर आप इसके सामने यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस 3D मॉडल के अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप जिस भी व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे ये उस पर्टिकुलर व्यू में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट व्यू में ही रखता हूँ। ये देखिए ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन मिलेगी। ये आपको ये दिखाएगी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो 3D मॉडल है ये किस एंगल पर रोटेट हो सकता है, और उसकी रेंज आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिस भी एंगल पर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं और जिस एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंगल लिखें। अगर आप वाई एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंगल लिखें। अगर आप जेड एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंगल लिखें। यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये अप रोटेशन के लिए है, ये डाउन रोटेशन के लिए है, ये लेफ्ट रोटेशन के लिए, ये राइट रोटेशन के लिए, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है। यहाँ पर अगर आप माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो ये आपको डिग्रीज बताएगा कि इसमें जो वैल्यू एंटर की जा सकती है वो 0 डिग्री से 359.9 डिग्रीज तक की जा सकती है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी सेम है, 0 डिग्री से 359.9 डिग्रीज तक। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी सेम है, 0 डिग्री से 359.9 डिग्रीज तक। चलिए हम अपने इस ऑब्जेक्ट को या अपने इस 3D मॉडल को एक्स एक्सिस पर रोटेट करके देखते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर ये स्पिन बटन है, यहाँ पर अपर वाली एरो पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपर वाली एरो पर इस क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 10 डिग्री एक्स एक्सिस पर रोटेट हो गया है। फिर से क्लिक करेंगे, देखिए अब ये 20 डिग्री रोटेट हो गया, ये 30 डिग्री रोटेट हो गया, 40, 50, 60। ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं ये रोटेशन एक्स एक्सिस पर हो रही है। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं लगातार इसको रोटेट करता जा रहा हूँ, 110, 120, 130, 140, 150, 160, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ से ना मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप ना 340 लिख दो। 340 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए 340 तक यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद इस अप एरो को फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए 350, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 359.9, बस इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। यानी 0 डिग्री या 359.9 डिग्री या 360 डिग्री जो है वो बिल्कुल सेम है। 0 डिग्री पर रख लो या 359.9 डिग्रीज पर रख लो, ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू ही बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर फिर से 0 लिख देता हूँ। या आप चाहें तो आप यहाँ पर रीसेट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी रोटेशन जो है एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरह से होती है। मैंने इसको बढ़ाकर देखा था, आप इसको घटाकर भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप डाउन एरो की पर क्लिक करेंगे तो अभी ये घट नहीं रही, क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री है। यहाँ पर मैंने 240 लिख दिया। 240 लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको डाउन एरो की से क्लिक, ये देखिए ये 10 डिग्री माइनस होता जा रहा है ना माइनस, ये देखिए। तो हम यहाँ पर अगर रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब हम वाई एक्सिस पर इसकी रोटेशन देखते हैं। अपर एरो को क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस बटन से 10 डिग्री रोटेट हो गया। फिर से क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर 20 डिग्री रोटेट हो गया वाई एक्सिस पर। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर 40 डिग्री रोटेट हो गया वाई एक्सिस पर। फिर से क्लिक करेंगे 50 डिग्री।
अगर आप 90 डिग्री देखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट आपको 90 डिग्री अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 90 डिग्री पर ये कुछ इस तरह से रोटेट होकर आएगा। आप इसको हटा दें यहाँ से। हटाने के बाद आप यहाँ पर 180 डिग्री लिख दें। 180 डिग्री रोटेशन जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। उसके बाद हम 270 लिखते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से 8 को भी हटा दें, 1 को भी हटा दें और यहाँ पर 270 लिखें। जैसे ही आप यहाँ पर 270 लिखेंगे तो इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपको सिर्फ इसका बैक व्यू ही दिखाई देगा। इसको यहाँ से 270 को भी हटा दें। 270 को यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर आप 300 लिखें। ये देखिए मैं आपको 300 पे इसका व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ 300। अब आप इसको हटा दें। हटाने के बाद आप यहाँ पर 330 लिखें। तो 330 पर लिखने के बाद आपको कुछ व्यू इस तरह से दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर इसको भी हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर आप 359.9 लिखें। तो 359.9 लिखने से ये कंप्लीट 360 डिग्री पर वाई एक्सिस पर रोटेट हो गया है। अब आप इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रीसेट कर दिया तो फिर से 0 डिग्री हो गया। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। आपको तीनों एक्सिस ध्यान से देखने हैं कि किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। ये देखिए 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80 और 90 तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल वर्टिकल यहाँ पर हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 180 पर कैसे होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 180 लिख दिया है। 180 पर ये आपकी गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब 360 करने से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यहाँ पर 359.9 लिखें। 359.9 लिखने से ये बिल्कुल 360 डिग्रीज पर रोटेट हो गई है। आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर 0 डिग्री पर आ जाएगा। अब हम इनका इस्तेमाल करके, इन एरोज़ का इस्तेमाल करके देखते हैं। इन एरोज़ की डायरेक्शन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अप लिखा है लेकिन आपको ये डाउनवर्ड जाती हुई दिखाई देगी। ये देखिए मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इसको रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर अप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर अप पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आपको अप जो हो रही है ना, ये देखिए इसकी डिग्रीज जो हैं दरअसल वो कम हो रही हैं। पहले ये 360 डिग्री पर खड़ी थी। रीसेट करें। 0 का मतलब ही 360 डिग्री होता है ना। 0 और 360 में कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी घूमकर ये उसी पोजीशन पे आ जाती है। अगर आप यहाँ पर अप पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें ज़रा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा वो 330 डिग्री आएगा। यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ ये इस तरह से शिफ्ट हो रही है। ये दो टायर्स जो हैं वो इसके ऊपर की तरफ हो गए। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए एरो जो है वो नीचे की तरफ इसलिए बनाई गई है क्योंकि लिखा यहाँ पर अप है, गाड़ी ऊपर जा रही है लेकिन जो एंगल है वो कम हो रहा है। एंगल 360 से वो 330 हो चुका है। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 300 डिग्रीज आ गया। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 270 डिग्री। फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर 240 डिग्री। फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर 210। तो 30 डिग्रीज यहाँ से माइनस होती जा रही हैं। ये 150 आ गया। मैं यहाँ पर आपको 90 करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 90 लिखें। 90 पर ये कुछ इस तरह से आपको अपर व्यू दिखाएगा। अब आपको इसको फिर से और कम करना है। यहाँ पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे 30 और फिर से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए फिर से 360 हो जाएगा, फिर से 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो 330 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए मैं यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ। रीसेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डाउन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 में 30 डिग्रीज प्लस हुए हैं। अब ये जो व्यू आपको नहीं दिख रहा, जो दूसरी तरफ है, वो आपको 30 डिग्री उठा हुआ दिखाई देगा। ये दो टायर्स तो आपको दिख रहे हैं लेकिन ये टायर्स अभी जो है फ्लोर के साथ ही है। उस साइड से दो टायर्स ऊपर हो गए हैं 30 डिग्री पर। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 60 डिग्री। फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्रीज रोटेट हो गया है। फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 120 डिग्री रोटेट हो गया है। फिर से क्लिक करेंगे 150, फिर से क्लिक करेंगे तो ये 180 डिग्री रोटेट हो गया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 359.9 लिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर 359.9 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करते हैं। अब हम वाई रोटेशन देखेंगे। वाई रोटेशन के लिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है लेफ्ट और यहाँ पर लिखा है राइट। हम यहाँ पर लेफ्ट वाले पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट वाले पर क्लिक करेंगे इस एरो पर, तो आपकी गाड़ी 30 डिग्री रोटेट हो गई है। अब ये रोटेट कहाँ से हो रही है, लेफ्ट साइड से रोटेट हो रही है ना। लेफ्ट साइड से रोटेट होकर ये राइट साइड की तरफ आ रही है। तो मैं फिर से क्लिक करूँगा तो किस एंगल पर रोटेट हो गई, 60 डिग्री पर रोटेट हो गई। फिर से क्लिक करूँगा, किस एंगल पर रोटेट हो गई, 90 डिग्रीज पर रोटेट हो गई। अब इसकी रोटेशन ध्यान से देखिएगा।
अब आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्लिक करने पर यहाँ पर 90 से 120 नहीं आया, 30 डिग्रीज इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये 60 डिग्रीज हो गया, और यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप रीसेट पर क्लिक करें, रीसेट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आए और यहाँ पर 180 डिग्री पर लिख दें, यहाँ पर लिखें 180 डिग्री, लिखो यहाँ पर 180 डिग्री लिखो। 180 डिग्री लिखने पर ये क्या हुआ, कंप्लीट रोटेट हो गई ना रोटेट। सीधी गाड़ी थी और सीधी गाड़ी जो है वो उल्टी हो गई। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इंक्रीज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे घूमी होगी। ये इस तरह से घूमी है, एक्स एक्सिस पर रोटेशन जो है वो इस तरह से होती है। तो ये घूम कर 180 डिग्री रोटेट हो गई, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा फिर से 180 पर कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी मूवमेंट आपको याद आ गई। तो इस तरह से गाड़ी पूरी की पूरी घूम गई है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कैसे रोटेशन होती है। यहाँ पर रोटेशन इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से या इस तरह से, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 3D मॉडल्स में जाते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए इंक्रीज करके देखिए, यहाँ पर ये डिक्रीज करके देखिए, तो ये इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर इसको इंक्रीज करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज होगा 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो इस तरह से गाड़ी क्या हो रही है, अब सीधी हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको हटाकर, यहाँ पर इसको हटाकर मैं क्या कर दूंगा, 180 कर दूंगा। तो मैंने इसको फिर से 180 कर दिया, ये देखिए यहाँ पर 180 आ गया। तो गाड़ी अब नॉर्मल हो गई ना, ठीक है। गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका फेस पहले लेफ्ट साइड की तरफ था, अब ये राइट साइड की तरफ है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको किस पे रोटेट करना है, 60 डिग्री पर रोटेट करना है। तो यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ। 60 लिख देंगे तो गाड़ी आपकी कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो ये 50 डिग्री, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो इस तरह से ये काम करती है। अब हम माउस के कर्सर को फिर से यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 30 डिग्री और यहाँ पर 180 180, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री और ऊपर नीचे 180 180, वो वहाँ पर 180 फिक्स हुआ है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये 330 पर और ऊपर 180 180, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 विद 180 180। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 270 और 00। अब इसको समझिए, दोनों को 00 डिग्री पर लिखना है, रखना है, और इसको 270 पर रखना है। रीसेट पर क्लिक करते हैं, रीसेट पर क्लिक करने के बाद इसको भी 0 डिग्री रहने दो और इसको भी 0 डिग्री रहने दो और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री करता हूँ तो देखिए रोटेशन देखिए ज़रा इसकी, ये देखिए यहाँ पर रोटेट हो गया। अगर मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ, इसको हटा दें, अगर मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ तो ये फिर इसकी रोटेशन आपको बिल्कुल सामने अपनी तरफ दिखाई देगी। अब मैं इसको 180 कर देता हूँ, 180 करने पर ये पूरी तरह से घूम जाएगी। अब 180 से के बाद मुझे इसको करना है 270, 270 लिखने के बाद ये देखिए ये पूरी तरह से घूम जाएगी और इसकी डायरेक्शन जो है बैकवर्ड्स वाली साइड आपके सामने आ जाएगी और फ्रंट जो है वो बिल्कुल आगे चली जाएगी। तो इस तरह से ये रोटेट होता है। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे वाई एक्सिस पर ही, तो आप देखेंगे कि ये देखिए 300 पर इस तरह, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 330 पर इस तरह, और 360 पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच जाएगी। आप चाहें तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर राइट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट इसकी होगी। ये देखिए 330, 300, 300 के बाद 270, ऊपर नीचे 00 ही है। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये क्या है, 180 180, 180 180 का क्या मतलब है, गाड़ी एक्स एक्सिस पर भी 180 है, वाई एक्सिस पर भी 180 है, और वाई रोटेशन पर ये 300 है। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ गया, जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आप इसको करके देखिएगा। पहले इसको 180 कर लीजिएगा, फिर इसको 180 कर लीजिएगा, फिर इसको रोटेट, इसकी रोटेशन स्टार्ट कीजिएगा, 300 तक लेके आइएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगी। फिर से क्लिक करेंगे 330, फिर से क्लिक करेंगे और 0। तो इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो रोटेट होती है वाई एक्सिस पर। रीसेट पर क्लिक करते हैं, रीसेट पर क्लिक करने के बाद अब मुझे इसको जेड एक्सिस पर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि आपकी गाड़ी जो है उसके आगे वाले जो 2 टायर हैं वो बिल्कुल ऊपर हो गए हैं, यानी 360 डिग्री जो था वो अब 330 डिग्री हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 300, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 270, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 240, फिर से क्लिक करेंगे 210, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 180, यानी कि गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर देते हैं। रीसेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अब 30 डिग्री आएगा काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पीछे से ऊपर हो रही है। ये देखिए यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करने पर 60 डिग्री, फिर से क्लिक करने पर यहाँ पर ये 90 डिग्री। अब 180 डिग्री पर इसका क्या होगा,
आप बिल्कुल समझ ही चुके हैं कि ये 180 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते ये गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अब मैं रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक, चलिए हमारे पास ये एक पर्टिकुलर फ्रेम है और उस फ्रेम में यहाँ पर हमारे पास गाड़ी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा है रीसाइज व्यू टू फिट 3D मॉडल। ठीक, मैं इसको यहाँ से ये जो टिक मार्क है इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे ही मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो एक चीज़ आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए गाड़ी यहाँ से कट रही है और ये आगे से भी कट रही है। उसका कारण यह है क्या है कि आपने इसको यहाँ पर अनटिक कर दिया है। ये देखिए इसको आपने यहाँ पर अनटिक कर दिया है, तो ये इस पर्टिकुलर फ्रेम में फिट ही नहीं हो पा रहा है। इसको अगर आप इसमें फिट करना चाहते हैं व्यू में, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इस पर्टिकुलर व्यू में फिट हो गई है। जिस तरह से हमने एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन को समझा, इसी तरह से कैमरा पोजीशंस भी होती हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन एंड जेड पोजीशन। यहाँ पर जेड पोजीशन की जो वैल्यू है वो 1.528 होती है और बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही रहती है। इसके अंदर जो वैल्यू हो सकती है वो -50 से 50 के बीच में हो सकती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री लिखा है, 0 लिखा है, पोजीशन 0 में है और पॉइंट्स में बढ़ेगी। यहाँ पर वैल्यू -50 से 50 के बीच में हो सकती है। यहाँ पर वैल्यू भी -50 से 50 के बीच में हो सकती है। यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो मूव लेफ्ट, यहाँ पर लेकर आएंगे मूव राइट, यहाँ पर लेकर आएंगे मूव अप, यहाँ पर लेकर आएंगे मूव डाउन, यहाँ पर लेकर आएंगे मूव फॉरवर्ड और यहाँ पर मूव बैकवर्ड। यह है लुक एट पॉइंट। यहाँ पर भी 3 पोजीशंस हैं और इनकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंगली घटती या बढ़ती हैं। यहाँ पर एक्स पोजीशन लिखा है, माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसके बीच में -50 to 50, यहाँ भी -50 to 50 और यहाँ पर भी -50 to 50। ये फील्ड ऑफ व्यू लिखा है और ये तब एक्टिव होता है डिग्रीज के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी इसको इंक्रीज अगर किया तो ये फील्ड ऑफ व्यू जो है वो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीज किया 0.1 वैल्यू की, और जैसे ही मैंने 0.1 किया यहाँ पर यानी क्लिक किया तो ये 0.1 हो गया और यहाँ पर 18.1 डिग्री आ गया। माउस के कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आप 0.1 डिग्री से लेकर 179.9 डिग्रीज तक वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। ये किस काम आता है और फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इस पर डिग्री को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है 3D मॉडल में, ये भी हम समझेंगे। यहाँ पर 0.1 है, ये देखिए थोड़ा सा ये टिल्ट कर गया है अगर आप ध्यान से देखें तो। फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए 0.2, फिर से क्लिक करेंगे 0.3। ये देखिए आपकी गाड़ी जो है वो मूव होती जा रही है या 3D मॉडल जो है वो मूव होता जा रहा है। और अगर आप इसको दोबारा से 0 पर लेकर आना चाहते हैं तो नीचे वाली एरो पर क्लिक करेंगे, इसको आप दोबारा फिर से 0 पर लेकर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 पर आ गया। अब आप नीचे वाली एरो को फिर से क्लिक करेंगे तो अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आनी शुरू हो जाएंगी। -0.1, -0.2, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, -0.7। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा फिर से 0 पर ही कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है वाई पोजीशन, इसको इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये 0.1 हो गया। फिर से क्लिक करेंगे 0.2, फिर से क्लिक करेंगे 0.3। अब आपको इसकी मूवमेंट जो है वो समझ आ रही होगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक, अब मुझे अगर इसको नेगेटिव करना है तो मैं इसको नेगेटिव में भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे -0.5। ये देखिए -0.5 लिखा तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आपने इसको 0 लिखा, 0 लिखने के बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो -0.1। अब यहाँ पर -0.2, -0.3, -0.4, -0.5। तो इस तरह से -0.5, फिर आगे क्लिक करेंगे -0.6। इसको हटाकर अगर आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये आपको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद Z पोजीशन है और Z पोजीशन में पॉजिटिव 1.528 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। इसको वैल्यू को अगर आप बढ़ाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वैल्यू बढ़ रही है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका व्यू आपको कम होता दिखाई देगा। ये देखिए फिर से इंक्रीज़ करें इसको 1.7, फिर से इंक्रीज़ करें 1.8, फिर से इंक्रीज़ करें 1.9, फिर से इंक्रीज़ करें 1.9 से 2
2 के बाद यहाँ पर 2.1, 2.2, आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रेम में आपका जो व्यू है वो छोटा होता जा रहा है। आप इसको 1.528 ही रहने दें। तो मैंने इसको फिर से 1.528 कर दिया है, ये देखिए हो गया बड़ा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर अगर आएंगे इसको आप कम करना स्टार्ट करें, ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ। अगर आप इसको कम करेंगे तो आपको इसका व्यू जो है वो बड़ा होता दिखाई देगा। ये देखिए आपको इसका व्यू बड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये यहाँ से हर साइड से कट होता दिखाई दे रहा है ना, कट हो गया ना ये। लेकिन हमें इसको कट नहीं करना है, इसलिए 1.528 वैल्यू इसको हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नॉर्मल दिखाई देगा। जिस तरह से आप एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से इन पोजीशंस को चेंज करने के लिए यहाँ पर एरोज भी दी गई हैं। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर मूव लेफ्ट लिखा है। अब लिखा है मूव लेफ्ट, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट साइड की तरफ बैकवर्ड्स दिखाई दे रही है जाती हुई। और यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना। फिर से क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में है और नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ भी कर लेंगे, मान लीजिए आप इसको इस तरह से इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि आपकी गाड़ी आपको आगे आती हुई दिखाई देगी, यानी इसका बैकवर्ड पोर्शन दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, मूव लेफ्ट। अब हम मूव राइट पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी फॉरवर्ड मूव होती दिखाई देगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम ज़ीरो पर वापस आ गए, यहाँ पर आते हैं, यह है मूव अप, लेकिन गाड़ी आपको नीचे जाती हुई दिखाई देगी, ये देखिए इस तरह से उस फ्रेम से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। वापस अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है वो कम होती जा रही है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपको वाई पोजीशन में यहाँ पर दिखाई देगी, वही वैल्यू आपको वाई पोजीशन में यहाँ पर भी दिखाई देगी। इसको डाउन, मूव डाउन पर क्लिक करें और यहाँ पर 0.122 है तो यहाँ पर भी 0.122 है। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो यहाँ पर भी ज़ीरो है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर कितना आया, 0.269 आया नेगेटिव, और यहाँ पर भी 0.269 ही है नेगेटिव। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, यानी जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आई, -0.122, और यहाँ पर क्या है 0.122, साथ में नेगेटिव का साइन भी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये ज़ीरो हो गई और यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है 1.6, फिर से बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या है 1.7, लेकिन यहाँ पर Z पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। क्यों, देखिए मैं बढ़ा भी रहा हूँ, ये देखिए मैंने और बढ़ा दी यहाँ पर। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये देखिए मैंने इसको कम भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे 1.5, 1.4, ये देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो वैसे का वैसा ही है। मैं इसको 1.528 फिर से कर देता हूँ। फिर से करने के बाद यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर से कैमरा पर क्लिक करें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब उसके बाद है फील्ड ऑफ व्यू, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर 18.1 डिग्री है, यहाँ पर 0.1 डिग्री से आप वैल्यूज़ को बढ़ाकर जो है 179.9 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। चलिए मैं इसको एक एक करके 20 डिग्री कर दिया मैंने, 20 के बाद 30 डिग्री, 10 डिग्री से ये बढ़ रहा है। और जैसे ये बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपका छोटा होता जा रहा है, यानी इसका साइज़ जो है वो आपको कम होता दिखाई देगा। इसको फ्रेम को बड़ा कर लेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपको बड़ा होता दिखाई देगा। ये देखिए जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पर 40 डिग्री पर है ये अभी, ये फिर से और इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप इसको और बढ़ाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको 50 डिग्री कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो व्यू है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कम करूँ, यानी 50 कर दिया, 40 कर दिया, यहाँ पर 30 कर दिया, यहाँ पर 20 कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको 10 कर दिया, ये देखिए फील्ड ऑफ व्यू अब तो बिल्कुल 0.1 कर दिया मैंने। तो कम से कम इसको आप 18% तक तो रखें ही। ये देखिए 18 में भी ये कवर नहीं होगा, 20 पे जाकर ये बीच में कवर हो पा रहा है। तो इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू जो है वो काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3D मॉडल में आने वाली इन सभी ऑप्शन को डिटेल में समझा दिया है। इसको अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए
उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको रख के इसके साइज़ को भी नॉर्मल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट की, यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की, और इसका नाम है असेसिबिलिटी। ये उन लोगों के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये ऑप्शन काम में आने वाली ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी 2 बार समझाया हुआ है, जब हमने शेप्स की थी और जब हमने पिक्चर्स की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम 3D मॉडल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास अभी 2 3D मॉडल्स हैं। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि एक और 3D मॉडल को इंसर्ट कर लेते हैं, और उसको इंसर्ट करने के लिए ना हम यहाँ से ऑनलाइन सोर्स से उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये 2 3D मॉडल्स तो हमारे पास हैं ही, एक और 3D मॉडल ले लेते हैं। फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज पर क्लिक करते हैं। अब ये फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज से हमारे पास बहुत से 3D मॉडल्स आ जाएंगे, और उनमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी 3D मॉडल चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एस्ट्रोनॉट को चूज़ करता हूँ यहाँ से 3D मॉडल्स में से। तो स्पेस में गया मैं, तो यहाँ से मैंने इसको उठा लिया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। इंसर्ट पर क्लिक करने से यहाँ पर इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रीन लाइन आएगी, और उसके बाद ये मॉडल आपका इस वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉट का 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है। अब मुझे इन तीनों को अरेंज करना सीखना है। मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, देखिए, और पकड़कर इसको इस मॉडल के ऊपर लेकर आता हूँ। अरे ये तो इसके पीछे चला गया, इसके ऊपर नहीं आया। इस मॉडल को पकड़ता हूँ, ये मॉडल इसके ऊपर आ रहा है क्योंकि बाद में इंसर्ट किया गया है। अब मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर करता हूँ, तो ये इसके ऊपर भी आ रहा है, यानी इन दोनों के ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब सबसे पीछे कौन सा है? सबसे पीछे है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये अवतार सबसे पीछे है, गाड़ी बीच में है, और ये स्पेस वाले भाई साहब सबसे ऊपर है। तो मुझे इनकी एडजस्टमेंट करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी 3D मॉडल को 1 स्टेप फॉरवर्ड लाना चाहते हैं। तो मैं इसी पीछे वाले को ही आगे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये गाड़ी के आगे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस भाई साहब से ये तो अभी भी पीछे है। ठीक है, तो मैं इसको गाड़ी के पीछे दोबारा से भेजना चाहता हूँ इसको। ठीक है, अवतार को। तो अवतार को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, सेंड बैकवर्ड से ये 1 स्टेप बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए ये 1 स्टेप बैकवर्ड चला गया, क्योंकि उससे पीछे कुछ वैसे भी था ही नहीं। अब मुझे इसको आगे तो लेकर आना है, लेकिन गाड़ी से भी और इन स्पेस वाले भाई साहब से भी आगे लेकर आना है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं करेंगे, अब हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आगे आ जाएगा, और आप देखेंगे कि ये इन स्पेस वाले भाई साहब से भी आगे आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से अब मुझे इसको वापस भेजना है, और मैं इसको इस स्पेस वाले भाई साहब के पीछे नहीं भेजना चाहता। मैं इस अवतार को सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ, गाड़ी से भी पीछे। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब ये 1 स्टेप बैक नहीं जाएगा, ये 2 स्टेप बैक जाएगा, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अवतार जी जो हैं वो सबसे पीछे जा चुके हैं। चलिए हम इनको थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, और इसको पकड़ते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन पेन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन पेन ओपन हो जाएगी। हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी मॉडल्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी मॉडल्स शो हो जाएंगे। इन मॉडल्स के नेम हैं 3D मॉडल 2, 3D मॉडल 3 और 3D मॉडल 4। आप चाहें तो आप इनके नेम्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आईज के सिंबल हैं, यानी ये शो हो रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई का सिंबल चला जाएगा, और यहाँ से वो मॉडल भी गायब हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आई का सिंबल चला गया, और वो मॉडल भी हाइड हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो मॉडल भी, लास्ट वाला भी हाइड हो गया। सभी को इकट्ठा अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो ऑल पर क्लिक करें। एक एक करके शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक शो हो गया। फिर से क्लिक करेंगे, एक और शो हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो जिसका नाम 3D मॉडल 4 है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये शो हो रहे हैं। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये काम था सिलेक्शन पेन का। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है अलाइन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अलाइन की ऑप्शन और ग्रुप की ऑप्शन काम नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये तभी एक्टिव होगी जब हम इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। चलिए एक को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये तीनों
एक्टिव हो जाएंगी। अलाइन में अगर हम आएँ तो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ये सब ऑप्शन हैं, इन पर अभी हम काम करेंगे। यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक करें, इन तीनों को डीसिलेक्ट कर दें, यानी सिलेक्ट मत रहने दें। इनके साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इन तीनों के साइजेस को कम करने के बाद एक को आप यहाँ रख लें, दूसरे को आप यहाँ कर दें ऊपर, और जो थर्ड वाला है उसको आप यहाँ पर रहने दें। ये देखिए यहाँ पर ले आए, तो इस तरह से अब आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये तीनों लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इन तीनों को राइट अलाइन करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट अलाइन, या अलाइन राइट पर क्लिक करेंगे तो तीनों राइट अलाइन हो जाएंगे। अब मुझे इन तीनों को सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अलाइन सेंटर पर क्लिक करूँगा, तो ये तीनों के तीनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करूँगा, अलाइन टॉप पर क्लिक करूँगा, तो तीनों के तीनों टॉप पर अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलाइन मिडल पर क्लिक करेंगे, तो तीनों के तीनों मिडल अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइन बॉटम पर क्लिक करेंगे, तीनों के तीनों बॉटम पर अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। चलिए इनको समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा इसके नज़दीक लेकर आते हैं। देखिए काफ़ी नज़दीक ले आएँ और इसको दूर रखें आप। ये देखिए हैं एक ही लाइन में, लेकिन ये दूर है और ये दोनों पास हैं। इन तीनों को एक साथ फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में आएंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर क्लिक कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करने पे इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करके देखते हैं। इसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद इसको पकड़ेंगे इस वाले को और इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ने के बाद इसको लेकर आएंगे नीचे और यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए इनमें तो काफ़ी डिफरेंस है। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाइन में आएंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस को हमने बराबर करना था। किसके बराबर करना था? इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी हो गए। अब इन तीनों को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप की। मैं इन तीनों को ग्रुप करना चाहता हूँ ताकि ये एक सिंगल एंटिटी बन जाए। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है ज्वाइन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर टू मूव एंड फॉर्मेट देम एज इफ दे वर ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका एक ग्रुप बन गया है। आप इनको उठाकर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब आपने इनको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट लिखा है। यहाँ पर वो 3D मॉडल में जो फॉर्मेट आता है वो नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी ऑप्शन बदल चुकी हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये शेप्स के लिए मिलती हैं और वो जो ऑप्शंस थी वो 3D मॉडल्स के लिए मिलती थी। वो फॉर्मेट टैब एक कॉन्टेक्चुअल टैब था जो 3D मॉडल के लिए आता है। ये फॉर्मेट भी एक कॉन्टेक्चुअल टैब है जो कि ड्राइंग टूल्स में आता है और ये शेप्स के लिए आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे इसको अनग्रुप करना है। ग्रुप की ऑप्शन तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पर अनग्रुप करेंगे, यहाँ पर अब ड्राइंग टूल्स नहीं लिखा, यहाँ पर 3D मॉडल टूल्स लिखा है, क्योंकि ये फिर से 3D मॉडल बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे। अगर आप इनको फिर से ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रीग्रुप की ऑप्शन मिलती है, तो ये तीनों फिर से ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप में आएंगे और यहाँ से इसको अनग्रुप कर देंगे। तो अनग्रुप करने के बाद 3D मॉडल टूल्स में फॉर्मेट की कॉन्टेक्चुअल टैब हमारे सामने फिर से आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसका नाम है पैन एंड जूम। लेकिन पैन एंड जूम ऑप्शन अभी यहाँ पर हमें डिम दिखाई दे रही है। अब ये डिम क्यों दिखाई दे रही है? उसका कारण ये है कि आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। हमें इन तीनों को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब आप 3D मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर पैन एंड जूम की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। पहले ये डिम थी। पैन एंड जूम टू फोकस ऑन एन एरिया ऑफ योर 3D मॉडल। अगर आप अपने 3D मॉडल के किसी एरिया पर फोकस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप पैन एंड जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जूम इन एंड जूम आउट। अगर आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है जूम इन। यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए जूम इन का मतलब है साइज़ का इंक्रीज होना। ये देखिए यहाँ पर जूम इन हो रही है, 150% हो गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? जूम इन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है? जूम आउट। जूम आउट का मतलब है कि इसके साइज़ को कम करके दिखाया जाएगा। 140, 120, फिर और कम करो, फिर 120 के बाद 10% से इसका डिक्रीमेंट लगता है। यहाँ पर 100% और कम करेंगे तो यहाँ पर ये 90% हो जाएगा, और कम करेंगे तो यहाँ पर ये
80% हो जाएगा, ठीक है। तो 80% हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जूम आउट नहीं करना है, मैं दोबारा इसको जूम इन करके फिर से 100% पर लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको फिर से 100% कर दिया है, ठीक है। ये जो जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है, जिस तरह से ये शीट्स के लिए अवेलेबल है, या यहाँ पर आपके माउस का कर्सर है उस पोजीशन पोर्शन को आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो नॉर्मल वर्कशीट की जूम इन जूम आउट है। लेकिन मुझे इस 3D मॉडल को जूम इन जूम आउट करना है, एक स्पेसिफिक पोर्शन को जूम इन जूम आउट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पर पैन एंड जूम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप पैन एंड जूम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक टूल आ गया है, ये पैन एंड जूम का टूल है। जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका माउस का कर्सर जो है वो डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है, यानी ये जूम इन हो रहा है। अगर आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसका साइज कम होना शुरू हो गया है, यानी ये जूम आउट हो रहा है। मान लीजिए आप इसके किसी स्पेसिफिक पोर्शन को देखना चाहते हैं, जान मान लीजिए आप इनके टायर्स को ही देखना चाहते हैं जूम करके, तो आप इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब आप बोलेंगे टायर्स तो इसके दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, आप इसको उठाएं, उठाकर यहाँ पर कर लें। ये देखिए, आप देख लें इसको, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको और जूम कर लें, और जूम इन कर लिया, फिर इसको यहाँ पर कर लें, फिर उसके बाद फिर से ऊपर करें और जूम इन कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएं और इसको और ज़्यादा कर लें। ये देखिए जितना ज़्यादा इसी पर्टिकुलर टायर के ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करना है, तो ये देखिए ये एक टायर मेरे सामने आ गया है। इसके साइज़ को और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको इसको कम करना है तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकते हैं। मान लीजिए आप मुझे गाड़ी के हैंडल को देखना है, तो मैं इसको उठाकर ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा, या इस मिरर पर मुझे फोकस करना है, ये जो साइड मिरर है, तो इस साइड मिरर पर मुझे फोकस करना है, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर दूंगा। ये देखिए मैंने कितना इंक्रीज़ कर दिया, वो तो फोकस से बाहर ही चला गया ना, लेकिन मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा, ये देखिए। और यहाँ से मुझे जो इसके बारे में जानना है, जो देखना है, देखिए कर लीजिए फोकस इस पर, ये देखिए। इसी को पैन एंड जूम बोलते हैं, जितना मर्जी फोकस करके आप इसको देख सकते हैं। ये एक टॉगल बटन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर वो जो दिखाई दे रहा था आपको जूम टूल, वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये आपको जूम ही दिखाई देता रहेगा। पैन एंड जूम पर फिर से क्लिक करें, माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पर नीचे वाली डायरेक्शन पर क्लिक कर नीचे की तरफ ड्रैग करते रहें, तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पर बीच में कर दें, उसके बाद पैन एंड जूम पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी आपको या 3D मॉडल आपको फिर से नॉर्मल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आगे है हमारे पास साइज़। इस साइज़ में हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, एक हाइट की ऑप्शन है और एक विड्थ की ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप हाइट को बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हाइट के चेंज होते ही थोड़ी बहुत विड्थ भी साथ में चेंज होती है। घटाना चाहें तो आप इसको कम भी यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कम होती जा रही हैं। विड्थ को बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप विड्थ को कम करना चाहें तो यहाँ से आप विड्थ को कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इस विड्थ को कम कर दिया है, ठीक। तो इस तरह से ये काम करती हैं चीज़ें। उसके बाद अगर आप हाइट एंड विड्थ की को डिटेल में देखना चाहते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं हाइट और विड्थ से रिलेटेड, यानी साइज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर न्यू डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ का ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर विड्थ है, आप चाहें तो यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए जितनी डिग्रीज़ पर रोटेट करना है उतनी डिग्रीज़ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट का स्केल है, आप स्केल वाइज इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप स्केल वाइज इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ को स्केल विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल विड्थ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्केल हाइट और स्केल विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, वैसे ही यहाँ पर इसकी जो नॉर्मल हाइट और विड्थ है उनके जो वो सेंटीमीटर्स में है वो भी चेंज होती रहेगी। ये है लॉक आस्पेक्ट रेशो, तो आप इसकी आस्पेक्ट रेशो को लॉक भी कर सकते हैं और इसकी आस्पेक्ट रेशो को आप अनलॉक भी कर सकते हैं। जो भी इसका साइज़ है ओरिजिनल वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका ओरिजिनल साइज़ है 2.94 सेंटीमीटर और विड्थ है 6.47 सेंटीमीटर। आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में चेंज हो जाएगी। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ का मेथड तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आगे रेडियो बटन्स हैं। मूव एंड साइज विद सेल्स, मूव बट डोंट साइज विद सेल्स, डोंट मूव और साइज विद सेल्स। ये हमने तब भी की थी जब हमने शेप्स को इंसर्ट करना या पिक्चर्स को इंसर्ट करना सीखा था। इनकी एक बार क्विक रिवीजन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक 3D मॉडल इंसर्ट किया हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट मूव एंड साइज विद सेल्स ही सिलेक्ट रहता है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप साइज को चेंज करेंगे सेल्स के, तो आपका ये जो मॉडल है ये भी, इसका साइज भी चेंज होगा और ये मूव भी करेगा सेल्स के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं इस एफ कॉलम के साइज को कम कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि मॉडल का साइज भी कम हुआ है। मैंने ई एफ जी तीनों को कम कर दिया है। एच को भी कम कर दें तो ये देखिए और कम हो गया, इसको भी कम करें, ये देखिए साइज और कम हो गया। इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद इनके साइज को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही इनके साइज को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका 3D मॉडल है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में मूवमेंट भी हो रही है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए ये मूव होता जा रहा है राइट साइड की तरफ आपका मॉडल। ठीक है, तो हम अब इसको, ये देखिए इसका ये जो फ्रेम है ये कितना बड़ा हो गया है, ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया ये। चलिए अब हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेकर आते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद रीसेट 3D मॉडल और साइज पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आ जाएगा। इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे मैंने इस साइज को इतना कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम दोबारा फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव बट डोंट साइज विद सेल्स पर ले आएंगे। ये मूव तो करेगा लेकिन सेल्स के साइज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके साइज को कम करके देखते हैं। पड़ रहा है कोई फर्क साइज को कम करने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं साइज को कम करता जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, लेकिन मूवमेंट हो रही है देखिए। ठीक है, मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। मूव तो करे लेकिन सेल्स के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने से ये डिक्रीज ना हो। ये देखिए मैंने डिक्रीज कर दिया, ये देखिए मैंने इंक्रीज कर दिया। ये जो मॉडल का साइज है ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। इसको फिर से सिलेक्ट रहने दें, फॉर्मेट पर क्लिक करें। अगर आपको इसको करना है दोबारा से, यानी साइज को रीसेट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इस पे करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डोंट मूव और साइज विद सेल्स पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पर साइज को सेट करें इसके। कोई साइज को सेट करने से क्या थोड़ा बहुत भी ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या अगर मैं यहाँ पर नया कॉलम इंसर्ट कर दूँ, ये देखिए इंसर्ट करूँ तो क्या ये मूव हो रहा है? नहीं हो रहा। ना तो ये मूव हो रहा है और ना ही इसका साइज चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने डोंट मूव और साइज विद सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शंस 3D मॉडल्स के लिए भी काम करती हैं, पिक्चर्स के लिए भी काम करती हैं और साथ ही साथ ये शेप्स के लिए भी काम करती हैं। नेक्स्ट है प्रिंट ऑब्जेक्ट। देखिए एमएस एक्सेल में ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको है तो ये ऑब्जेक्ट थी। अब चाहे ये शेप हो या पिक्चर हो या 3D मॉडल हो, है तो ऑब्जेक्ट ही, तो यहाँ पर ये प्रिंट में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अब हम प्रिंट करें तो टेक्स्ट प्रिंट हो, मान लीजिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी है तो वो टेक्स्ट तो प्रिंट हो लेकिन ये प्रिंट ना हो मॉडल, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अनटिक कर दें। उसके बाद आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में ये टेक्स्ट तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो मॉडल दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आप टिक कर दें क्योंकि हमें इसका भी प्रिंट चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है लॉग्ड। एमएस एक्सेल में आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उस समय जो भी वहाँ पर डेटा होता है उसको आप असेस नहीं कर पाते। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप डेटा को तो असेस ना कर पाएँ, लेकिन आप इसको, ये जो मॉडल है आपके सामने, इसको यूज़ कर पाएँ, तो आप इस लॉग्ड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लॉग्ड फीचर को समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसकी शीट टैब पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और यहाँ पर पासवर्ड दे दें। ओके पर क्लिक करें। पासवर्ड को फिर से कंफर्म करें और ओके पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप इस मॉडल को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉग्ड के आगे टिक का साइन लगा हुआ है। अगर मैंने इसे हटा दिया होता तो मैं इसे सिलेक्ट कर पाता। अब मैं सबसे पहले अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। इस मॉडल को मूव करना चाहते हैं या इसके ऊपर कुछ और भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि वर्कशीट को जब आप प्रोटेक्ट कर लें तो उसमें आप टेक्स्ट तो ना एंटर कर पाएँ लेकिन इस मॉडल का यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो लॉग्ड के आगे टिक लगा हुआ है इस टिक को हटा देना है। हटाने के बाद आपको शीट 1 में यानी कि इसकी टैब पर आना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है।
यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से पासवर्ड देंगे और पासवर्ड को कंफर्म करके ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप मॉडल को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए मॉडल में मूवमेंट पॉसिबल है। मॉडल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ कुछ भी बढ़ाना चाहें घटाना चाहें वो सब काम आप कर सकते हैं। 3D मॉडल्स की इस फॉर्मेट टैब में आने वाले सभी ग्रुप्स की सभी ऑप्शंस को हम कर चुके हैं। हमने एडजस्ट ग्रुप को किया, 3D मॉडल व्यूज को किया। यहाँ पर क्लिक करने पर ये जो 3D मॉडल आया है इसमें जो मॉडल रोटेशन और कैमरा की ऑप्शंस हैं ये भी हमने कर ली हैं। इसके साथ साथ हमने अरेंज के अंदर आने वाली इन सभी ऑप्शंस को किया है। हमने पैन एंड जूम को भी कर लिया है। हमने साइज एंड विड्थ को अच्छी तरह से करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज में आने वाली इन प्रॉपर्टीज को भी कर लिया है और साइड एंड विड्थ को भी कर लिया है। लेकिन अभी भी एक चीज़ ऐसी है जिसे करना बाकी है और वो भी सिर्फ रिवीजन ही है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 3D मॉडल को ही किया है, लेकिन इस 3D मॉडल से पहले भी 3 ऑप्शंस आ रही हैं और ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमने पिक्चर्स के वक्त भी की थी, ये ऑप्शंस हमने शेप्स के वक्त भी की थी। यहाँ पर भी हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप आएंगे तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है पहले वाली इसको बोलते हैं फिल एंड लाइन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नो फिल लिखा है, उसके बाद सॉलिड फिल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सॉलिड फिल हो गया। उसके बाद ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ग्रेडियंट फिल है। उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल करना चाहेंगे तो पिक्चर एंड टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं। कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स हैं, किसी भी पैटर्न को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कलर को चेंज करना है तो इस तरह से भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो तरह के कलर से चेंज किया जा सकता है, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद लाइन में आएंगे, लाइन में आने के बाद नीचे पहुंचेंगे, नो लाइन, सॉलिड लाइन और ग्रेडियंट लाइन। ये जो लाइन की बात अभी मैं कर रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसको नो फिल कर देते हैं हम। नो फिल करने के बाद यहाँ पर नो लाइन सॉलिड लाइन पर क्लिक करते हैं। सॉलिड लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं और लाइन का कलर जो है वो हम रेड ले लेते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं। अब आपको लाइन जो है अच्छे से दिखाई देगी, ये देखिए इसके आसपास आपको लाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद अब आप इसको किसी पैटर्न से फिल कर लें, जिस पैटर्न से भी आपको फिल करना है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आपके सामने आ गया है। अगर आप इसको रीसेट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके रीसेट मॉडल पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये हैं इफेक्ट्स। जो इफेक्ट्स हम पिक्चर्स पर लगाते थे, शेप्स पर लगाते थे, वो आप 3D मॉडल्स पर भी लगा सकते हैं। शैडो पर क्लिक करेंगे तो शैडो के अलग अलग प्रीसेट्स आपके पास हैं, आप किसी भी प्रीसेट को चूज कर सकते हैं। शैडो के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर आप कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर दे दिया है तो ये देखिए ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ब्लरनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, एंगल को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, ये देखिए। उसके बाद अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहें, आप डिस्टेंस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन पर चलते हैं। रिफ्लेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन में भी अलग अलग प्रीसेट्स हैं, किसी भी प्रीसेट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। उसके बाद इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। उसके बाद इसकी ब्लरनेस को बढ़ाया जा सकता है, ब्लरनेस को घटाया जा सकता है। ठीक है जी, ये देखिए। इसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, ये देखिए शैडो बिल्कुल ना यहीं पहुंची हुई है, बिल्कुल साथ ही लगी हुई है ना। ये जो इसके रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल इसके साथ लगी हुई है, लेकिन मैं इसकी रिफ्लेक्शन को दूर करना चाहता हूँ तो दूर करने के लिए इसके डिस्टेंस को आप बढ़ा दें। ये देखिए मैंने इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं इसको पहले फिर से रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रीसेट 3D मॉडल पर क्लिक कर दिया है तो ये नॉर्मल हो गया। अब हम ग्लो में आते हैं। ग्लो में आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रीसेट्स हैं, आप किसी भी प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ग्लो मैंने इसके आसपास लगा दिया। उसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है वो आप कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है या घटाना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको रीसेट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये सॉफ्ट एजेस हैं। सॉफ्ट एजेस में आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएशंस हैं सॉफ्ट एजेस की।
इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, इसके साइज़ को आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3D फॉर्मेट है। 3D फॉर्मेट को समझने से पहले यहाँ पर रीसेट 3D मॉडल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बिवल लेवल्स हैं। यहाँ पर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन है, किसी भी डिज़ाइन को आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर किसी भी डिज़ाइन को आप चूज़ करेंगे, उसकी विड्थ और हाइट को आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। यहाँ डेप्थ में आएंगे और डेप्थ को कोई कलर देना है कलर दे सकते हैं, इसको बढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद काउंटर में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसका भी कोई कलर चूज़ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसके साइज़ को बढ़ा दिया है। उसके बाद मटेरियल में आएंगे तो जैसा मटेरियल लेना चाहें वैसा मटेरियल आप ले सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपको पसंद है, जैसे मैंने ये ले लिया, अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा तो ये ले लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ब्लर सा दिखाई देगा। लाइटनिंग में आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने लाइटनिंग कर दी। इसके एंगल को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके एंगल को बढ़ा सकते हैं, इसके एंगल को कम करना चाहें तो इसके एंगल को कम भी कर सकते हैं। 3D रोटेशन की बात करते हैं। 3D रोटेशन में आने से पहले यहाँ पर आकर इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप एक्स रोटेशन देख सकते हैं। ये देखिए, कितनी ब्यूटीफुल ये एक्स रोटेशन हो रही है। फिर उसके बाद वाई रोटेशन देखनी है तो ये देखिए, वाई रोटेशन हो रही है। उसके बाद जी रोटेशन या जेड रोटेशन देखनी है तो ये देखिए, जेड रोटेशन भी हो रही है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा बार बार तो ये रोटेट होती दिखाई देगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से रोटेट होती दिखाई देगी। वाई रोटेशन करनी है तो इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए, अपर और डाउन दोनों साइड पे कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जेड एक्सिस के क्रॉस भी इसी तरह से काम करेगी। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं और इसको भी आप घटा सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये रीसेट भी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तो था हमारे पास जो इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास साइज है, रोटेशन है, इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाया ही नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर काम ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये 3D मॉडल है, ये हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब 3D मॉडल का हमने कंप्लीट प्रॉपर लेक्चर लगा लिया है, जिसमें 3D मॉडल के रिलेटेड हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।